हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सेशन पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भूगोल विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम यहाँ आते हैं। उन प्रश्नों पर हम डिस्कशन करते हैं। उन प्रश्नों से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन्हें यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सेशन में यूजीसी नेट से रिलेटेड हम इसे सेगमेंट वाइज लेकर चलेंगे। पहले सेगमेंट पर जिस पर हमने चर्चा की है वह जियोमॉर्फोलॉजी है, यानी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में हमने लगभग 2013 तक के प्रश्नों को शामिल किया है। दिसंबर जून के सेशन में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने इसमें शामिल किया है। हमने पूरा भू आकृति विज्ञान के सेगमेंट को कवर कर लिया है। यदि आपने पीवाईक्यू सेशन में भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए सारे प्रश्न अभी तक नहीं देखे हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्य नहीं समझे हैं, तो अभी आप सर्च करिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, उस पर विजिट करिए और आप अपने सेशंस, जितने भी पुराने सेशन हैं, प्रश्न हैं भू आकृति विज्ञान से, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि हम चूंकि सेगमेंट वाइज चल रहे हैं, तो अभी हमने कवर किया जो हमारा पहला सेगमेंट था वो था जियोमॉर्फोलॉजी। अब हम कल से या आने वाले जितने भी इसके सेशन होंगे उसमें क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों को चर्चा में शामिल करेंगे। पीवाईक्यू ज्योग्राफी को हल करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, फैक्ट हैं, उन्हें जान पाएं, समझ पाएं, साथ ही यह भी देख पाएं कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स में कैसे प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति रही है, प्रश्नों को कैसे फ्रेम किया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएं। ठीक है, तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के क्रम में ध्यान रखिएगा, ये सीरीज है जियोग्राफी पीवाईक्यू, यूजीसी नेट के ज्योग्राफी पीवाईक्यू सेशंस। ठीक है, अभी चूंकि आज का जो सेशन होगा ये शायद हमारा अंतिम सेशन होगा भू आकृति विज्ञान से जुड़ा हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ। लगभग 2023 से लेकर हमने 2013 तक के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। चूंकि हम सभी जानते हैं एक साल में ये एग्जाम 2 बार होता है, तो हमने इसके दोनों सेशंस के हर ईयर के प्रश्नों को इसके भीतर शामिल किया है। चलिए, भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए कुछ लास्ट प्रश्नों की आज हम चर्चा कर लेते हैं, उससे जुड़े हुए तथ्य भी देखते हैं। प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है। अभिकथन ए है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं, और कारण या तर्क आर है कि अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, कूट ABCD स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d के रूप में है। अब आपको बताना है कि इनमें से दोनों कथन सत्य हैं या पहला कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है या आर ए की सही व्याख्या करता है, बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरा या सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। जून 2013 वाले सेशन में यह प्रश्न पूछा गया था। यदि हम हमारे इसके अभिकथन ए की बात करें, अभिकथन ए क्या है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। ठीक है, हमने पिछले सेशन में ही बात पढ़ी थी कि जो हवाई द्वीप या हवाई रीजन वाला क्षेत्र है वहां पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हवाई द्वीप वाला जो रीजन है वहां पर सामान्यतः जो ज्वालामुखी उद्गार हैं वे शांत प्रकार के होते हैं, यानी तरल लावा वहां मौजूद होता है। तरल लावा यानी जिसकी क्षणता, सांद्रता इसकी कम होती है ना, हमने ये पढ़ा। यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हवाई रीजन वाला क्षेत्र है या जो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी उद्गार हैं वे पूरा क्षेत्र है, वो उद्गार का स्थल तो है ही, साथ ही ये शांत उद्गार वाले क्षेत्र हैं। पहला कथन है सही। दूसरा कथन क्या कहा जा रहा है, या तर्क आर क्या दिया गया है कि अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी इसके उद्गार के स्थल है, यानी जो अभिसारी प्लेट के सीमांत है ना, ये ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। ध्यान ये रखना है कि क्या हमारी तर्क आर से ए की व्याख्या हो रही है। तर्क आर क्या कह रहा है कि अभिसारी प्लेट सीमांत, यानी 2 प्लेटें हैं जो आपस में एक दूसरी की एक समान दिशा में ऐसी आगे की ओर बढ़ रही हैं, और इनका क्या होगा, यहाँ पर इनकी टकराहट हो जाएगी, है ना, टकराहट हो जाएगी। अब यहाँ जो सीमा है ये अभिसारी सीमा कहलाती है ना। इसमें जो भारी प्लेट है वे हल्की प्लेट के भीतर
क्या होगी, कुछ इस तरीके से इसके भीतर आ जाएगी कि नीचे आ जाएगी, जैसे हम क्या कहेंगे, क्षेपित प्लेट है ना। यहाँ पर, यहाँ सबडक्शन जोन कहलाता है, जहां पर जाकर ये प्लेट नीचे जाकर क्या हो जाती है, क्षेपित होती है। और क्षेपित होने के क्रम में जब बहुत भीतर जाएगी तो टेम्परेचर तो बहुत अधिक होगा, दबाव भी बहुत अधिक होगा पृथ्वी के भीतरी हिस्से में। जब यहाँ दबाव बहुत अधिक होगा, टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, तो ये क्या होगी, ये पिघलेगी भी, लावा का रूप लेगी और फिर ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ ज्वालामुखी के रूप में ये लावा मैग्मा ऊपर की ओर निकलेगा। यानी अभिसारी प्लेट की सीमा ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है, ये बात सही है, लेकिन इससे ये बात प्रूफ नहीं होती, ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है। ध्यान रखिएगा, दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन कथन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यदि हवाई द्वीप के बारे में चर्चा की गई होती सेकंड वाले स्टेटमेंट में और प्रूफ किया जाता कि हवाई द्वीप जो है वे ज्वालामुखी उद्गार वाले स्थल हैं, तब ये यहाँ पर सही होता। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, चूना प्रदेश की जब बात की जाएगी, यानी उस पूरे रीजन में जो चट्टानें पाई जाती हैं वे कैसी होंगी, वे चूने वाली होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चूने वाली चट्टानें वो होंगी, लाइमस्टोन होंगे। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम, यानी किस माध्यम से, किस प्रक्रिया के जरिए जो चूना प्रदेश है उनमें शैलों का अपक्षय होता है, उसमें शैलों का अपक्षय यानी शैलों का विघटन प्लस शैलों का वियोजन। हम सभी जानते हैं अपक्षय यानी क्या, अपक्षय यानी शैलों का विघटन एवं वियोजन। शैलों के जब विघटन एवं वियोजन की बात कर रहे हैं, यानी ये विघटन और वियोजन क्या होगा, भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है ना। अब प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है। आपके पास ऑप्शन ए है स्क्री का बनना, ऑप्शन बी है कार्बोनेटीकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है जलीयकरण। ठीक है, दिसंबर 2013 वाले सेशन में ही ये प्रश्न भी पूछा गया था। जब हम चूना पत्थर वाले स्थान की बात करेंगे और वहां पर चट्टानों के, चूना पत्थर से निर्मित जो चट्टानें हैं उनके अपक्षय की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ चूना पत्थर की चट्टानों का अपक्षयन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे पहले यदि हम भौतिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं या हम कहते हैं कि कोई चट्टान अपक्षयित हुई और यहाँ पर बहुत अधिक तापांतर के कारण उस चट्टान में संकुचन होगा और उस चट्टान में फैलाव होगा। तापांतर है यानी ताप का अंतर है, तो किसी क्षेत्र में भौतिक अपक्षयन क्या कहलाता है, जब तापांतर के माध्यम से चट्टानों में फैलाव होता है और संकुचन होता है, तो इसे भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से या भौतिक अपक्षयन कहते हैं। भौतिक अपक्षयन के बाद क्या होता है कि मान लीजिए जो जल है H2 है ना, जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके लाइमस्टोन या पत्थर जो यहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर जो पाया जाता है, उसमें क्रिया हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप ध्यान रखें ये जो प्रक्रिया है किसके माध्यम से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से चूना पत्थर की क्रिया, इस प्रक्रिया को कहते हैं कार्बोनेटीकरण। इस तरीके से जो चूना पत्थर है उसका क्या होता है, अपक्षयन होता है, वो टूटता है, विभाजित होता है। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है उसके टूटने की क्रिया, उसके उन शैलों के अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है, कार्बोनेटीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि जल के माध्यम से और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई क्रिया होती है और चट्टानें टूटती हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो जब जल ऑक्सीजन इनके माध्यम से हो तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब केवल जल इसमें होता है शामिल तो उसे जलीयकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है। देखिए प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदी आकृति, इसका मतलब ये आकृति कौन सी है, वह आकृति जो हिमनदियों के माध्यम से निर्मित हो। यदि ऑप्शन में कोई ऐसी स्थलाकृति है जो हिमनदियों के माध्यम से नहीं निर्मित है, आप यहाँ वैसे भी इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा,
इसके लिए हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता यानी जो हिम बह रही है, हिम बर्फ हिमनदी, ठीक है, इसकी उपहिमीय, इसके नीचे से हिम की सरिता, हिम के पिघलने के माध्यम से जो नदी बनी, ठीक है, इस हिमी सरिता इसके संस्तर में निर्मित है। संस्तर यानी एक, दूसरा, तीसरा, चौथा स्तर, फिर इनके भीतर नीचे जो स्तर बने हैं इन्हें संस्तर कहते हैं। अब कहीं बहुत बड़ा हिमी क्षेत्र है, हिमनदीय क्षेत्र है, इसके नीचे जो हिम पिघली, इससे जो नदी बनी, इस नदी के नीचे जो स्थलाकृति बनती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ये आकृति है एस्कर। पूछेंगे कैसे, ये है क्या? एस्कर की बात ध्यान रखें कि जब कोई हिमनदी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा हिमनदी क्षेत्र है, बर्फ है, ठीक है, इस क्षेत्र में जब ये ऊपर वाला बर्फ है, ये पूरी बर्फ है, ठीक है, इसके नीचे से यहाँ से जो सरिता बनी, इस सरिता में नीचे क्या होगा, अवसादों का निक्षेपण होता चला जाएगा। इस सरिता में क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे सांपाकार आकृति बनेगी, सांप के आकार की आकृति, क्योंकि यहाँ पर सरिता तो प्रवाहित होगी ही, है ना, बर्फ भली है ऊपर, लेकिन जो नीचे बर्फ पिघलेगी वहां पर नीचे नदियां प्रवाहित होंगी, सरिताएं प्रवाहित होंगी, धाराएं इनकी बहेंगी। इन धाराओं के माध्यम से छोटे छोटे गर्त भी बनते जाएंगे। जब ये गर्त बनते जाएंगे तो यहाँ अवसाद भी, चूंकि नदियों की धाराएं बह रही हैं तो अवसाद भी क्या होंगे, निक्षेपित होंगे। तो अवसादों के निक्षेपित होने से जो कटक नुमा सर्पिलाकार आकृति बनेगी, इसे ही कहा जाता है एस्कर। एस्कर आपको कब दिखाई देंगे, जब ये हिमनद क्या होंगे, पिघल जाएंगे। जब ये हिमनद पिघल जाएंगे तब आपको ये एस्कर की आकृति, सर्पिलाकार कटकनुमा आकृति दिखाई देती है, इसे ही एस्कर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एस्कर के निर्माण की बात करेंगे तो एस्कर जो आपको निर्मित हुआ, यहाँ पर बजरी भरी होती है और बालू भरी होती है। तो एस्कर का निर्माण बजरी एवं बालू के किससे, निक्षेपित होने से होता है। हिमनद के पिघलने के बाद आपको एस्कर दिखाई देते हैं। एस्कर के बारे में बात यह सही है कि ये एक कटकनुमा संरचना है। कैसी संरचना है, सांप के आकार की क्या है, कटकनुमा भू आकृति है। ठीक है, इसका निर्माण हिमनदीय सरिता के प्रवाहित होने से नीचे संस्तर में होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस्कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि एस्कर के बारे में प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ 1, 2, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, हमने चर्चा की है उस पर, देख लीजिएगा उन्हें भी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2013 का ही ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्खात भूमि यानी बैंडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिली जुली क्रिया का उत्पाद है। जब भी आप कहीं भी उत्खात भूमि पढ़ें, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए चंबल रिवर वाला क्षेत्र या चंबल घाटी वाला क्षेत्र या चंबल की उत्खात भूमि। ठीक है, अब देखिए चंबल की जब हम उत्खात भूमि की बात करते हैं, यानी वहां पवन भी कार्य कर रही है, वहां रिवर भी कार्य कर रही है। जहां पवन और रिवर यानी नदी दोनों कार्य करती है, इसका मतलब उत्खात भूमि किससे निर्मित हुई, ये वो शुष्क भूमि है, वह शुष्क क्षेत्र है जो नदी एवं पवन से निर्मित हुई। देखते हैं प्रश्न में क्या है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, किसकी मिली जुली क्रिया का उत्पाद है। हमारे पास ऑप्शन ए है पवन एवं हिमानी, ऑप्शन बी है पवन एवं जल, ऑप्शन सी है जल एवं हिमानी और ऑप्शन डी है जल एवं तापमान। दिसंबर 2013 के सेशन में ही पूछा गया प्रश्न और अब भी हमने इस पर चर्चा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्खात भूमि वह क्षेत्र है या बैड लैंड। जब बैड लैंड यानी किस लैंड की बात की जा रही है, जो आपके लिए उत्पादक नहीं है, यानी जहां पर फसल नहीं उगाई जाती, जो जमीन क्या है, बंजर जैसी है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके लिए शब्द है बैडलैंड या उत्खात भूमि। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बैडलैंड स्थलाकृति एक प्रकार का सूखा भूभाग होता है, एक प्रकार का क्या है, सूखा भूभाग है। अब सूखा भूभाग है यानी यहां पर फसल नहीं उपजाई जा सकती, ये कहीं से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये इसका निर्माण होता है नरम अवसादी चट्टानों और मिट्टी को हवा और नदी द्वारा बड़े पैमाने पर नष्ट कर देने से। तो यदि हवा यानी पवन, इसके द्वारा कोई भूमि क्या हो गई, या अवसादी चट्टानों को नष्ट कर दिया गया हो, ठीक है, जल के द्वारा मिट्टी जो है उसको नष्ट कर दिया गया हो।
अब यहाँ पर जो भूमि बचती है ना तो उपजाऊ है ना ही किसी प्रकार की उपयोगी है, इस वजह से इस भूमि को वेटलैंड कहा जाता है या उत्खाद भूमि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस पूरी भूमि की खास विशेषता क्या है कि तीव्र ढलान है, कुछ भी यहाँ पर रुक नहीं पाएगा। इसके अलावा जो जल निकासी है इसका, ये जो क्षेत्र है इसमें जल निकासी बहुत बढ़िया है, इस वजह से यहाँ जल रुक ही नहीं पाएगा, यहाँ उत्पादकता बढ़ ही नहीं पाएगी। तो जहां पर जल निकासी क्या होगा, बढ़िया जल निकासी तंत्र इस पर अच्छा होगा, जहां पर ढाल जो होगी वह तीव्र होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ये उपयोगी बचेगा ही नहीं। अब जब जल निकासी तंत्र बहुत अच्छा है तो वनस्पति भी कम से कम होगी, तो जब यहाँ वनस्पति ही नहीं है तो समझिए कि लगभग सारी विशेषताएं जो अनिवार्य हैं किसी क्षेत्र में के उपजाऊ होने के लिए, उसके आवश्यक उपयोग के लिए या किसी भी चीज के उपयोग के लिए, तो ये भूमि क्या बचती है, अब सूखा भाग बचता है, सूखा क्षेत्र बचता है, तो ये अब हमारे काम का नहीं रह जाता। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, उत्खाद भूमि। तो ये पवन एवं जल का क्या है, मिलीजुली क्रिया है, इसके माध्यम से उत्पादित होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूसन्नतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? भूसन्नति, जियोसिंक्लाइज। ठीक है, ऑप्शन ए जेम्स हॉल और डाना, ऑप्शन बी हैंग, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी स्टीयर्स। स्टीयर्स एक प्रकार के आप कह सकते हैं संरक्षणविद थे और उन्होंने द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक लिखी है, हमने पिछले सेशन में इनके बारे में चर्चा की है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, भूसन्नतियों जियोसिंक्लाइज या सिंक्लाइज की जो अवधारणा है किसने प्रस्तुत की थी? जब हम भूसन्नतियों की या भू अवनतियों की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि भूसन्नतियां क्या हैं। भूसन्नतियां हमने इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि ये छिछले क्षेत्र हैं, चौड़े कम चौड़े ये कुछ इस तरीके से, हालांकि चौड़े भी होते हैं, और छिछले दलदली क्षेत्र होते हैं, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले जेम्स हॉल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपलेशियन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्र के जितने स्तर हैं इनके बारे में इन्होंने चर्चा की, इसके बारे में इन्होंने शोध कार्य किया। तो जब जेम्स हॉल ने अपलेशियन पर्वतीय संरचना, इसके संस्तरों पर इनके जितने भी लेयर्स थे इनके बारे में इन्होंने शोध कार्य किया, तो शोध कार्य के चलते इन्होंने पाया कि कुछ लेयर्स में ये जो कुछ रीजन में जो वलित पर्वत बनते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। तो वलित पर्वतों के बीच और भूसन्नतियों के बीच इन्होंने संबंध स्थापित करते हुए शोध कार्य किया और इन्होंने एक बात कही कि भूसन्नतियों के बीच में और भूसन्नतियों एवं वलित पर्वतों के बीच में संबंध है। वलित पर्वतों के बीच में इन्होंने संबंध को स्थापित किया। ठीक है, इस संबंध को स्थापित करने के क्रम में उन्होंने चर्चा की कि कैसे, कहां पर, जहां अभी वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वो बहुत पहले की प्रक्रिया में या शुरुआती दौर पर ये क्या थे, ये भूसन्नति थे, ये चौड़े और दलदली क्षेत्र थे जहां पर अवसाद इकट्ठे हो रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भूसन्नति है ये कौन से क्षेत्र है, छिछले क्षेत्र हैं, कम चौड़ाई वाले क्षेत्र हैं, ये छिछले कम चौड़ाई वाले सागरीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर अवसादों के जमा होने के बाद लगातार संपीड़न बल के कार्य करने से ये जो लेयर्स हैं ये अवसादों का ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो गए और वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो अवधारणा, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा की, वह प्रस्तुत किया था जेम्स हॉल ने। ठीक है, जेम्स हॉल ने जब इनके बारे में चर्चा की उसके बाद आते हैं डाना। ठीक है, डाना ने सन्नति के सामने भू शब्द ऐड किया और इसे भूसन्नति कहा और एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की, पृथ्वी के बारे में डिटेल से कहा। व्यापक अवधारणा को प्रस्तुत करने के क्रम में इन्होंने भूसन्नति की डेफिनेशन भी दी कि भूसन्नति जो है वो छिछले चौड़े सागर के पूरे शुरुआती दौर के क्षेत्र रहे हैं जहां पर संपीड़न बल के कार्य करने के बाद ये वलित पर्वतों में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए। तो ध्यान रखिएगा, डाना ने प्रचलित शब्द जितने सन्नति है उसमें भू लगाया और थोड़ा सा इसे और व्यापक कर दिया। ठीक है, और वलित पर्वतों में पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं इनकी उत्पत्ति सागरों से हुई है, भूसन्नतियों से हुई है, इनके बारे में इन्होंने कहा। तो आप कह सकते हैं कि इस अवधारणा को प्रस्तुत करने का जो श्रेय है ऑप्शन ए
जेम्स हॉल और डाना को जाता है। इस तरीके से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है और NTUGC ने दिसंबर 2013 के सेशन में इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था। इस तरीके से हमने जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रश्न UGC नेट में पूछे थे उस पर हमने चर्चा की। हमने एक अपने पूरे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है उसको कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ खास प्रश्नों के साथ, उनसे जुड़े हुए तथ्यों के साथ। अब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।